भैरव तंत्र में ओशो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा बताई थी कि बोधि धर्म में वो ध्यान कर रहे थे तो पलकें बार बार झपक रही थी और झपकती हैं जैसे ही पलकें तो मन की एकाग्रता भंग हो जाती है। तो बोधि धर्म ने पलकों को नोच के और फेंक दिया उस पर्वत पे और फिर देखा गया कि वो वहाँ पे पेड़ उगने लगे और वो ध्यानमग्न हो गए थे। वो ही चाय के पौधे बन गए। तो वो फिर आगे कहते हैं कि जब आपकी पलकें झपकीं और आपको नींद आने लगे तो एक कप चाय पी लें। ये बोधि धर्म की पलकें हैं, इसलिए जैन भिक्षुक चाय को पवित्र मानते हैं। चाय कोई साधारण वस्तु नहीं है, यह पवित्र है। बोधि धर्म की पलकें। जापान में चाय समारोह होते हैं। हर घर में चाय का कमरा होता है और चाय को धार्मिक विधि से परोसा जाता है। यह पवित्र है। चाय को अत्यंत ध्यानमग्न अवस्था में पीना चाहिए। जापान ने चाय पीने से जुड़े सुंदर समारोह बनाए हैं। वे चाय के कमरे में प्रवेश करते हैं जैसे किसी मंदिर में। फिर चाय बनाई जाती है और सभी लोग चुपचाप बैठकर समारोह की भनभनाहट सुनते हैं। भाप होती है, शोर होता है और सभी बस सुनते हैं। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है, बोधि धर्म की पलकें हैं। मतलब ये मैंने पहली बार सुना है और मैं इतनी शौक हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ कि और क्योंकि बोधि धर्म की खुली आँखों से जागृत रहने का प्रयास कर रहे हैं। चाय इसमें सहायक है क्योंकि यह कहानी ताह पर्वत पर घटी थी, इसलिए इसे चाय कहा जाता है। चाहे सच हो या झूठ, यह किस्सा सुंदर है। यदि आप बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो पलकें ना झपकना आवश्यक होगा। मानो आपकी पलकें ही ना हों। पलकों को त्यागने का यही अर्थ है। आपके पास केवल आँखें हैं, उन्हें ढकने के लिए पलकें नहीं। बिंदु के विलीन होने तक ध्यान केंद्रित करें। यदि आप दृढ़ रहते हैं, यदि आप मन को हिलने नहीं देते तो बिंदु विलीन हो जाता है। और जब बिंदु विलीन हो जाता है, यदि आप उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और संसार में आपके लिए केवल यही बिंदु था, यदि पूरा संसार पहले ही विलीन हो चुका है, यदि केवल यही बिंदु शेष बचा हुआ है और अब वह बिंदु भी विलीन हो जाता है, तो चेतना कहीं भी गति नहीं कर सकती। गति करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, सभी आयाम बंद हैं। मन स्वयं में विलीन हो जाता है, चेतना स्वयं में विलीन हो जाती है और आप केंद्र में प्रवेश करते हैं। इसलिए चाहे भीतर हो या बाहर हो, बिंदु के विलीन होने तक ध्यान केंद्रित करें। यह बिंदु दो कारणों से विलीन होगा। यदि यह भीतर है तो यह काल्पनिक है, यह विलीन हो जाएगा। यदि यह बाहर है तो यह काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। आपने दीवार पर एक बिंदु बनाया और उस पर ध्यान केंद्रित किया, तो फिर वह बिंदु क्यों गायब हो जाएगा? इसे भीतर से गायब होते हुए समझना तो संभव है। यह वहाँ था ही नहीं, आपने बस इसकी कल्पना की थी, लेकिन दीवार पर तो यह है, तो फिर क्यों यह गायब होगा? फिर से समझते हैं। इसलिए चाहे भीतर हो या बाहर हो, बिंदु के विलीन होने तक ध्यान केंद्रित करें। यह बिंदु दो कारणों से विलीन होगा। यदि वह भीतर है तो यह काल्पनिक है, यह विलीन हो जाएगा। यदि यह बाहर है तो यह काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है। आपने दीवार पर एक बिंदु बनाया है और उस पर ध्यान केंद्रित किया है, तो फिर यह बिंदु क्यों गायब हो जाएगा? इसे भीतर से गायब होते हुए समझना तो संभव है। यह वहाँ था ही नहीं, आपने बस इसकी कल्पना की थी, लेकिन दीवार पर तो यह है, तो फिर यह गायब क्यों होगा? इसके गायब होने का एक खास कारण है। अगर आप किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह बिंदु वास्तव में गायब नहीं होता, मन गायब हो जाता है। अगर आप किसी बाहरी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो मन गति नहीं कर सकता। गति के बिना वह जीवित नहीं रह सकता, वह मर जाता है, वह रुक जाता है। और जब मन रुक जाता है तो आप किसी भी बाहरी चीज़ से संबंध नहीं रख सकते। अचानक संबंध टूट जाता है, क्योंकि मन ही संबंध स्थापित करता है।
जब आप दीवार पर किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं तो आपका मन लगातार आपसे उस बिंदु से आप पर और फिर आपसे उस बिंदु पर कूदता रहता है। यह निरंतर कूद फांद चलती रहती है। यह एक प्रक्रिया है। जब मन विलीन हो जाता है तो मूल बिंदु को नहीं देख पाता, क्योंकि वास्तव में आप मूल बिंदु को आँखों से नहीं देखते। आप मूल बिंदु को मन और आँखों दोनों से देखते हैं। यदि मन ना हो तो आँखें काम नहीं कर सकती। आप दीवार को घूरते रह सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु दिखाई नहीं देगा। मन वहाँ नहीं है। पुल टूट गया है, मूल बिंदु वास्तविक है, वह वहाँ है। जब मन वापस आएगा तो आप उसे फिर से देखेंगे। वह वहाँ है, लेकिन अभी आप उसे देख नहीं सकते। जब आप देख नहीं सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अचानक आप अपने केंद्र में होते हैं। यह केंद्रण आपको अपने अस्तित्व की जड़ों से अवगत करता है। आप जानेंगे कि आप अस्तित्व से कहाँ से जुड़े हैं। आप में एक ऐसा बिंदु है जो संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ा है, जो उसके साथ एक है। एक बार जब आप इस केंद्र को जान लेते हैं तो आप जान जाते हैं कि आप अपने घर में हैं। यह दुनिया अजनबी नहीं है। आप पराया नहीं हैं। आप पराये नहीं हैं। आप भीतरी हैं। आप दुनिया से संबंधित हैं। किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। कोई लड़ाई नहीं है। आपके और अस्तित्व के बीच कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं है। अस्तित्व आपकी माँ बन जाता है। यह वह अस्तित्व है जो आप में समाहित है और सचेत हो गया है। यह वह अस्तित्व है जो आप में खिल उठा है। यह अनुभूति, यह बोध, यह घटित होना और फिर कभी कोई पीड़ा नहीं रह सकती। तब आनंद कोई घटना नहीं है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घटित होकर चली जाती है। तब आनंद आपका मूल स्वभाव है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में स्थिर होता है तो आनंद स्वाभाविक हो जाता है। व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। धीरे धीरे वह इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है कि वह आनंदमय है, क्योंकि किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं, कोई लड़ाई नहीं, आपके और अस्तित्व के बीच कोई शत्रुतापूर्ण संबंध नहीं। अस्तित्व आपकी माँ बन जाता है। यह वह अस्तित्व है जो आप में समाहित हो गया है और सचेत हो गया है। यह वह अस्तित्व है जो आप में खिल उठा है। यह अनुभूति, यह बोध, यह घटित होना और फिर कोई पीड़ा नहीं रह सकती। तब आनंद कोई घटना नहीं है। यह कोई चीज़ नहीं है जो घटित होकर चली जाती है। तब आनंदता आपका मूल स्वभाव है। जब व्यक्ति अपने केंद्र में स्थित होता है तो आनंदमयता स्वाभाविकता हो जाती है। व्यक्ति आनंदमय हो जाता है और धीरे धीरे इस बात से अनभिज्ञ हो जाता है कि वह आनंदमय है, क्योंकि जागरूकता को विरोधाभास की आवश्यकता होती है। यदि आप दुखी हैं तो आनंदमय होने पर आप इसे महसूस कर सकते हैं। जब दुख समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे आप दुख को पूरी तरह से भूल जाते हैं और आप अपने आनंद को भी भूल जाते हैं। और जब आप अपने आनंद को भी भूल जाते हैं तभी आप वास्तव में आनंदमय होते हैं। तब आप स्वाभाविक हैं। जैसे तारे चमक रहे हैं, जैसे नदियाँ बह रही हैं, वैसे ही आप आनंदमय हैं। आपका मूल अस्तित्व ही आनंदमय है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको घटित हुई। अब आप ही आनंद हैं। दूसरे सूत्र में यही क्रिया विधि, वही वैज्ञानिक आधार, वही कार्य प्रणाली है। तो इसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।